So we have to keep ourselves safe. Although even I was not well since last 1 week, and abhi bhi I don't feel that energetic, but I am there with all of you with a very short, simple and a very nice topic. So what is the topic about? अब एक कोई व्यक्ति है who is already diabetic. पहली सीढ़ी तो वो चढ़ गए, नहीं संभल पाए या नहीं संभाल पाए हम लोग। अब अगली सीढ़ी ना वो चाहते हैं ना हम चाहते हैं कि उनको हो, यानी कि वी डू नॉट वांट दैट दे शुड गेट एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस विच अराइव आउट ऑफ डायबिटीज। तो डायबिटीज से होने वाली कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए एक डायबिटिक व्यक्ति को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या और ऐसी इन्वेस्टिगेशंस हैं जो उन्हें करवाते रहना चाहिए, और कितने कितने समय में कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करानी चाहिए। तो क्योंकि ब्लड शुगर है तो सबसे पहले बात ही ब्लड शुगर लेवल्स की हो जाती है। तो ब्लड शुगर लेवल्स में हम 3 लेवल्स देखते हैं, आपकी फास्टिंग, आपकी पोस्ट प्रैंडियल यानी कि खाने के 2 घंटे के बाद, आपकी HbA1c यानी कि 3 महीने की शुगर लेवल्स। ठीक, तो ये 3 चीज़ें हमको देखनी है। आपको अगर एक व्यक्ति की शुगर लेवल्स वेल मेंटेन्ड हैं तो उसकी आप मंथली भी चेक करते रहें तो ठीक है, नहीं तो एक डायबिटिक व्यक्ति का मोर और लेस आपको डेली बेसिस पर ब्लड शुगर लेवल्स चेक करने चाहिए। रैंडमली आप चेक कर सकते हैं, कभी आप फास्टिंग कर रहे हैं, कभी आप पोस्ट प्रैंडियल कर रहे हैं, और 3 महीने के बाद आप HbA1c यानी कि ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन लेवल्स करा सकते हैं। अब एक ऐसा व्यक्ति जिसकी शुगर लेवल्स अच्छे वेल कंट्रोल्ड है तो उनकी फास्टिंग ब्लड शुगर कितनी आनी चाहिए? उनकी फास्टिंग ब्लड शुगर 80 से लेके 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए। इसी तरीके से उनकी पोस्ट प्रैंडियल यानी खाने के 2 घंटे बाद वाली जो शुगर है वो 140 से 160 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए, और उनके HbA1c लेवल्स जो हैं वो 6.5% के नीचे ही होने चाहिए। तो ये बात हुई ब्लड शुगर लेवल्स की। उसके बाद और हम ऐसी क्या चीज़ टेस्ट करते हैं जिससे कि व्यक्ति को डायबिटीज़ से उत्पन्न होने वाली कॉम्प्लिकेशन से हम बचा सकें, एंड दैट इज़ द लिपिड प्रोफाइल। तो लिपिड प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ें देखने वाली हैं? टोटल कोलेस्ट्रॉल, राइट, टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स, LDL यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन लेवल्स, VLDL यानी कि वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन लेवल्स, नॉन HDL levels, and HDL cholesterol. So these are the 6 things which need to be checked, which need to be seen, which need to be scrutinized while we get a lipid profile done for a diabetic patient, or maybe for anybody. तो टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है वो 200 मिलीग्राम % से कम होना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड लेवल्स जो है वो 150 मिलीग्राम % से कम होने चाहिए। LDL लेवल जो है वो 70 मिलीग्राम % से कम होने चाहिए। VLDL जो है वो 50 मिलीग्राम % से कम होना चाहिए। नॉन HDL कोलेस्ट्रॉल जो है वो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप अपना टोटल कोलेस्ट्रॉल माइनस योर हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन लेवल्स, यानी कि टोटल कोलेस्ट्रॉल माइनस HDL को चेक करेंगे तो आप अपने नॉन HDL लेवल्स पे आ जाएंगे, और आपके नॉन HDL लेवल्स 130 मिलीग्राम % से कम होनी चाहिए। HDL लेवल्स आपके एक मेल में कम से कम 40 मिलीग्राम % होना चाहिए, और एक फीमेल में 50 या 50 से ज़्यादा मिलीग्राम % होना चाहिए। तो these are the things which you need to check in your lipid profile. Now comes your kidney function, क्योंकि हम सब जानते हैं डायबिटीज़ आपकी किडनी पर बहुत दुष्प्रभाव डालती है, एंड यू गेट डायबिटिक नेफ्रोपैथी। तो आपको किडनी में 3 चीज़ें देखनी है, ब्लड यूरिया देखना है, सीरम क्रिएटिनिन देखना है, यूरिन फॉर माइक्रो एल्ब्यूमिन देखना है। यानी कि आपका ब्लड यूरिया 40 मिलीग्राम % से कम होना चाहिए। आपका क्रिएटिनिन लेवल 1 मिलीग्राम % से
कम होना चाहिए। आपका यूरिन फॉर माइक्रो एल्बुमिन यानी कि आपके पेशाब में कितना प्रोटीन निकल रहा है, तो वो 30 मिलीग्राम प्रतिशत से नीचे होनी चाहिए। ये टेस्ट आप हर 6-6 महीने में करा सकते हैं। लिपिड प्रोफाइल आप 6-6 महीने में कराइए, किडनी फंक्शन टेस्ट भी आप 6-6 महीने में कराइए, और अगर ये बिल्कुल नॉर्मल चल रहे हैं तो आप 1 ईयर के अंदर भी करा सकते हैं। अगर इनमें कुछ एब्नॉर्मलिटी है देन यू कैन गेट इट रिपीटेड एवरी 6 मंथ्स। फिर आता है, हम सब जानते हैं डायबिटीज से आपकी आंखों को बहुत नुकसान होता है और उससे डायबिटिक रेटिनोपैथी भी पाई जाती है। तो आपको अपना फंडस एग्जामिनेशन कराना चाहिए। हर साल एक अपॉइंटमेंट अपने ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट से लीजिए और अपनी आंखों का पूरा चेकअप ज़रूर कराइए। उसके बाद आता है, हम सब जानते हैं कि डायबिटीज़ आपके हार्ट पर बहुत बुरी तरह से क्षति पहुंचाती है। तो आपको अपने दिल का ख्याल रखना है, और अपने दिल का ख्याल रखने के लिए आप कम से कम एक अपना ECG हर साल ज़रूर करवा लीजिए, सो दैट वी एटलीस्ट नो हाउ योर बॉडी इज़ गोइंग, आपका हार्ट किस तरीके से काम कर रहा है। ECG और इको अगर एवरी ईयर हो जाए तो दैट वुड सफाइस, दैट वुड बी गुड इनफ। फिर हम सब जानते हैं कि डायबिटिक्स जितने भी होते हैं उनको डायबिटिक फुट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उनके पैरों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? बिकॉज पेशेंट्स को पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है डेवलप, और पेरिफेरल न्यूरोपैथी डेवलप होने का मतलब है कि पाँव में उनकी सेंसेशंस कम हो जाती हैं, और उसके चलते उनके पाँव में अल्सर भी होता है। पहले हल्की सी चोट लगती है, वो चोट एक अल्सर में बदलती है, और उनको उस चीज़ का एहसास नहीं होता क्योंकि उनको उस चीज़ से दर्द नहीं होता, उनको पता भी नहीं चलता। वो अल्सर बढ़ते बढ़ते नॉन हीलिंग अल्सर बन के इस कदर वो परेशान कर सकता है दैट अ फुट नीड्स टू बी एम्पुटेटेड, यानी कि हमको पैर को काटना भी पड़ जाता है। तो ये एक बहुत ही मैं कहूँगी कि बहुत ही कॉमन और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस है जो कि डायबिटिक्स को फेस करनी पड़ती है, और इसके लिए फिजिशियंस को पहले से वार्न करके रखना है। वी नीड टू कीप चेकिंग द पेशेंट्स फुट, हमें मरीज़ के पैर को एट एवरी विजिट वी नीड टू स्क्रीन द फीट। हमें हर पेशेंट की विजिट पर उसके पैर पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज कहीं उसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी या पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ तो नहीं डेवलप हो गई है जिसके चलते उसे कोई भी परेशानी हो सकती है। तो उसके लिए 3-4 टेस्ट हैं। एक तो है मोनोफिलामेंट टेस्ट है जो कि आप OPD के अंदर ही कर सकते हैं, OPD बेसिस पर ये सारे टेस्ट हो सकते हैं, आपको कुछ बहुत ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। फिर है वाइब्रेशन परसेप्शन थ्रेशोल्ड है, हीट एंड कोल्ड परसेप्शन थ्रेशोल्ड है, एंड एंकल ब्रेकियल इंडेक्स है। तो मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी। यानी कि मोनोफिलामेंट टेस्ट जो होता है, 10 ग्राम का फिलामेंट बनाते हैं नायलॉन से। नायलॉन का वो बनता है प्लास्टिक का एक स्टैंड के ऊपर, नायलॉन का एक 10 ग्राम का फिलामेंट होता है। उसको आप 5 साइड्स हैं जिन पर लगाएंगे। एक तो आपके पैर के अंगूठे के पल्प पर, तीसरी उंगली के पल्प पर, और आपके मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट्स 1st, 3rd एंड 5th, ये 5 साइड्स पर आप उस फिलामेंट को इस कदर फोर्स से लगाएंगे कि वो फिलामेंट बेंड हो जाएगा या बकल कर जाएगा। और इससे पहले आप मरीज़ को लिटाएंगे, एक रिलैक्स्ड वे में लिटाएंगे, उसकी रिस्ट के इनर साइड पर आप उसको ये फील कराएंगे सो दैट ही और शी कम्स टू नो कि उनको किस तरीके की पैल्पेशन या किस तरीके की फीलिंग होने वाली है। और उसके बाद वो अपनी आंख बंद करेंगे और आप इन 5 साइड्स पर वो मोनोफिलामेंट टेस्ट करेंगे। तो इससे आपको पता चलेगा कि पेशेंट की जो परसेप्शन की जो उसको पहचानने की ताकत है, जो उसकी नर्व्स की फीलिंग्स की को पकड़ने की ताकत है, वो आपको समझ में आएगी। तो अगर ये कम हो जाती है तो इसका मतलब इसका नॉर्मल रेंज है 0.9 से 1.4, और आई एम सॉरी इसका 1.4 नहीं है,